जी, dear viewers, let's move towards the another MCQs। और इस MCQs को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये MCQs नंबर 7 है। और ये MCQs क्या कहता है? ये MCQs कहता है कि एक कार है जो किसी भी पॉइंट A से B की तरफ गई है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पहले जब वो गई फ्रॉम A टू B, ठीक है, जब वो यहाँ से बना लेता हूँ कि फिर हम A टू B गई तो कोई ना कोई स्पीड थी, एंड बी टू ए दोबारा वापस लौटी तो वहीं पर भी उसकी कोई ना कोई स्पीड चलेगी। ठीक है, अब देखें ए टू बी गया तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, और बी से ए की तरफ वापस लौटा तो तब भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, और ये सेम ही डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। यानी इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है लेकिन अनइक्वल टाइम होगा। अनइक्वल टाइम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीड्स हैं। तो हम कौन सा स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे? एवरेज स्पीड का फार्मूला। एवरेज स्पीड जो हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका फार्मूला क्या था? 2v1 into v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो आपने ये फार्मूला यूज करना है जिसमें वैल्यू पुट करनी है। v1 की कितनी है? v1 की है 2v1 तो 20, एंड v2 की कितनी है? 30, तो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। और v1 की जगह पर 20 प्लस 30 रख देंगे। देखिए आगे क्या होता है, 2 × 20 मल्टीप्लाई बाय 30 को एज इट इज रखते हैं। उसके बाद 20 प्लस 30 हो जाएगा 50, जीरो जीरो में खत्म कर दें। एंड द नेक्स्ट वन उसके बाद सॉल्व होगा 2 × 20 तो यह हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल 40 पर 8 टाइम्स जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 24। तो आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप खुद ब खुद कर सकते हैं। अब कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पूछे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? देखें एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पर वापस लौटता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। करेक्ट वन। भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी इस केस में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगा, आपको समझ आ गया होगा। ये केस बड़ा इजी है, इतना जो है वो डिफिकल्ट नहीं। चले, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी हमारे पास एमसीक्यूज हैं और ये दो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इन दो एमसीक्यूज को हम यहीं पर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखें क्या होता है। कह रहा है कि कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस, एक कार है जो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है 50 मीटर्स का किसी भी स्ट्रेट रोड पर इन 2 आवर्स, लेकिन टाइम उसको कितना लग रहा है? 2 घंटों का लग रहा है। एंड रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस लौटा नेक्स्ट 3 घंटों में। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जल्दी से मुझे बता दें इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है? जीरो। करेक्ट वन। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि वो नेक्स्ट पॉइंट पर वापस लौटा स्टार्टिंग पॉइंट पर। चलें, ये जीरो हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है अ मैन वॉक फॉर सम टाइम विथ वेलोसिटी v। एक बंदा जो है वो किसी मतलब गिवन टाइम में किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी v है, और उसका तरफ कौन सा है? उसका तरफ है ईस्ट। देन ही वॉक्स फॉर द सेम टाइम इन वेलोसिटी v। फिर सेम टाइम पर दोबारा वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, यानी पहले स्पीड v के साथ, दोबारा भी स्पीड v के साथ। कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी, उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर हम जो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखें सेम टाइम की बात कर रहा है, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, सेम टाइम यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने इक्वेशन कौन सी पढ़ी थी? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब v1 की जगह पर भी v रखेंगे और v2 की जगह पर भी v रखेंगे डिवाइडेड बाय 2। v प्लस v कितना हो जाएगा? 2v डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 गेट कैंसिल, आंसर बिकम v। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, जो है ना v इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैं सेम टाइम की बात कर रहा था तभी मैंने जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट यूज किया। अब यहाँ पर स्पीड भी सेम है तो डिस्टेंस भी सेम बनेगी, तो आप डायरेक्टली टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का फार्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन बड़ा सिंपल सा मेथड है, हम इन जो है ना फार्मूलाज को पढ़ चुके हैं तो अब इसी पर ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आई होप कि ये लास्ट एमसीक्यूज होंगे आपके। जी, ये थे एमसीक्यूज अबाउट एवरेज वेलोसिटीज। उसके बाद इसी वेलोसिटी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, और अभी जो है हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन आगे डिस्कस करेंगे। बड़ा सिंपल सा टूल है, एक मैथमेटिकल टूल होता है चीजों को समझने का, चीजों को पढ़ने का। बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस चीज के अंदर, लेकिन फिर भी जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि भाई जब आपको समझ ना आ जाए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें बात करते हैं हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, और हम इसी स्पीड या वेलोसिटी के मुख्तलिफ ग्राफ्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो
कॉमन नॉलेज देना चाहूंगा अबाउट ग्राफ के। ग्राफ हम कहते हैं किसको हैं भाई? ग्राफ जो है वो हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल होता है सबसे पहले तो, है ना। मैथमेटिकल टूल एक ऐसी चीज होती है जिसको हम मैथमेटिक्स की फॉर्मेशंस वगैरह में लिखते हैं। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कि वो रिलेशन शो करेगा किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में। वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जो चेंज होती रहे। तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। उनके दरमियान में हम रिलेशन ढूंढेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ के अंदर दो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है। हम ग्राफ की बुनियाद पर स्लोप का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ग्राफ की बुनियाद पर हम एरिया का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। अभी जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो हम स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो एरिया होगा उसको जो है हम मजीद फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। अच्छा, स्लोप का अगर मैं आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दूं तो स्लोप वर्ड की मीनिंग होती है इंक्लाइंड। जैसे कोई सरफेस अगर ग्राउंड पर ऐसे पड़ा है सीधा सा, तो ये किसी किस्म की कोई इंक्लाइंड नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, थोड़ा सा ऊपर कर दें, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगी इंक्लाइनेशन। अब ये कोई भी सरफेस जिस जमीन के सरफेस पर या किसी भी पॉइंट पर इंक्लाइन हुआ पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो स्लोप के जनरल फार्मूला बहुत ज्यादा है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्लोप की अगर डेफिनेशन पर आ जाए तो स्लोप टेंजेंशियल रेशो होता है। टेंजेंशियल रेशो का क्या मतलब होता है? टेंजेंशियल रेशो का मतलब होता है टेन थीटा। आपने क्या करना है? आपने टेन थीटा डिटरमाइन करना है। किसका टेन थीटा डिटरमाइन करना है? इंक्लाइनेशन का, यानी किस एंगल से वो ऊपर जा रहा है उस एंगल का हम टेन रेशो मालूम करेंगे तो हमें स्लोप का आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद हम अगर स्लोप के फार्मूला पर आएंगे तो स्लोप का फार्मूला क्या है? राइज डिवाइडेड बाय रन। यानी कि कोई जो है वो ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज जो है वो कितना ऊपर की तरफ गया, दैट इज कॉल्ड राइज, और कितना भागा, दैट इज कॉल्ड रन। तो राइज रेशियो डिवाइडेड बाय रन करेंगे, सो वी गॉट द स्लोप देयर, हमें स्लोप का आंसर मिल जाएगा। अब किसी भी ट्रायंगल में या किसी भी ग्राफ में हम जो राइज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना, ऊपर की तरफ। और रन का मतलब क्या होता है? सीधा। सो वी आर डीलिंग विद देयर बेस, हम बेस के साथ डील करते हैं। और किसी भी एक्सिस में अगर हम लिखें, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो परपेंडिकुलर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो मैं यहाँ पर डेल्टा वाई पुट करूंगा। और अगर हम जो है वो रन की तरफ जाएंगे तो एक्स की तरफ तो मैं डेल्टा एक्स पुट करूंगा। यानी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या होता है? टेन थीटा। क्यों? क्योंकि डेल्टा वाई परपेंडिकुलर और डेल्टा एक्स बेस है। जब आप टेन थीटा पढ़ते हैं तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो टेन थीटा जो मैंने ऊपर बताया था ना डेफिनेशन में, वही बात होती है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या किया इस ग्राफ के अंदर? हमने वाई एक्सिस को डिस्टेंस कवर कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। और जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने टाइम कंसीडर कर लिया। अब स्लोप का फार्मूला क्या होता है? राइज अपॉन रन, है ना। तो राइज की जगह पर मैं डेल्टा डी पुट करूंगा, ठीक है। और रन की जगह पर हम डेल्टा टी पुट करेंगे। तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्लोप होगा dt ग्राफ का, dt डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो सकता है, वो किसको शो करेगा? वेलोसिटी को शो करेगा। देखिए, डिस्टेंस यूज करें, डिस्प्लेसमेंट यूज करें, मैं अगेन बता रहा हूँ, लीनियर मोशन में इनमें कोई फर्क नहीं आता। तो लीनियर मोशन के अंदर क्या होगा? लीनियर मोशन के अंदर हम एक ही वर्ड यूज करेंगे। तो ये एक एमसीक्यूज भी है कि भाई जो dt ग्राफ का स्लोप है, स्लोप यानी वो बीच में से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जो स्लोप होगा वो किसको शो करेगा? वो स्लोप होगा वेलोसिटी को शो। यानी dt के अंदर में अगर मैं g और t डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के अंदर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन अगर स्लोप के हिसाब से है तो हमें किसका आंसर देगी? हमें आंसर देगी वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम हम इन चीजों को जो है ना वो रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। उसके बाद हम एरिया की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं स्लोप के अंदर। भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें आपने स्लोप का कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखना है। मैं इसको बड़े इजी के तरीके के साथ समझा देता हूँ आपको, देखना क्या हो गया इसमें। देखिए, हमने स्लोप का भी फार्मूला क्या पढ़ा कि भाई स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा वाई का क्या मतलब है? कि कितना ऊपर चेंज हो रहा है। और डेल्टा एक्स का क्या मतलब है? जितना नीचे चेंज हो रहा है। अब डेल्टा वाई, ये लाइन देखें, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी डेल्टा वाई में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो वाई क्या रहा यहाँ पर? वाई रहा कांस्टेंट। अगर वाई कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा? जीरो। अगर डेल्टा वाई जीरो तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऑब्वियसली इसका स्लोप भी क्या बन जाएगा? जीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम या वाई टी के दरमियान में अगर आपको ये ऐसी लाइन नजर आ जाए ना तो आप समझ जाएं कि उस लाइन का स्लोप क्या है? जीरो। उसके बाद आते हैं इस लाइन के ऊपर। इसमें हमने एक वर्टिकल लाइन खींच दी है, यानी अब वर्टिकल चेंज हो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं हो रहा।
तो डेल्टा एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो स्लोप किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई को एज इट इज रखें, डेल्टा एक्स की जगह पर 0 कर दें। अब डेल्टा वाई और 0 डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये सेकंड केस हुआ। उसके बाद हम इस थर्ड केस को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने एक जो है ना वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, लेकिन वो किसी एंगल पर है। थीटा एक कोई ना कोई एंगल है जिस एंगल पर वो बनी पड़ी है, लेकिन ये लाइन ऐसी है कि कोई कर्व नहीं हो रही। कर्व नहीं होने का क्या मतलब है कि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई लाइन नजर आ जाए तो इसमें स्लोप क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरीके के साथ अगर ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए तो मतलब स्लोप वेरिएबल है। पहली बात तो ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के लिए ये ग्राफ चाहिए। ऊपर की तरफ चला जाए तो स्लोप वेरिएबल है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने में वो वाई एक्सिस की तरफ चला जाएगा तो इसके हम स्लोप को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। यानी अगर ऐसी कोई भी लाइन आ जाए तो आप समझ जाएंगे स्लोप पॉजिटिव है। और अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे नीचे की तरफ, तो ये भी वेरिएबल है लेकिन इसका स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये 5 ग्राफ्स को आपने जहन में रखना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि भाई कौन सा स्लोप पॉजिटिव है, कौन सा स्लोप नेगेटिव है, कौन सा स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, कौन सा स्लोप 0 है, या कौन सा स्लोप इंफिनिटी है। ये 5 ग्राफ्स, 5 पॉइंट्स आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये ग्राफ की जो विजुअलाइजेशन थी मैंने आपको समझानी थी, ये यहाँ तक पार्ट हमने क्लियर कर लिया इस चीज को। और हम जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, कि इसमें एमसीक्यूज किस तरीके के साथ बन सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर ये मैंने एक फाइल आपके सामने शो कर दी है, इसके ऑब्जेक्टिव को ही यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला एमसीक्यूज है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये दो ग्राफ हैं, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, ए बी सी एंड डी। देखिए अभी मैंने यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का ग्राफ आपको समझाया, पिछली जो हमने स्लाइड पढ़ी थी उसमें हमने कौन सा एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो ये ए इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास ये है, ये देख लें क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जेक्टिव 3 में क्या है, ऑब्जेक्टिव 3 में कहता है कि व्हिच ग्राफ शोज द फास्ट मूविंग पार्टिकल। देखें डी और टी के बीच में ये जो दो लाइन है ना, ए और बी के, सबसे पहले तो ये किसको शो कर रही है, स्लोप को शो कर रही है कि कोई ना कोई एंगल बन रही है, ये एंगल है। ठीक है, अब जिसकी एंगल बढ़ती जाएगी उसका स्लोप बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल होती है टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब भी स्लोप होता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ती जाए इट मीन स्लोप बढ़ता जाएगा, और स्लोप बढ़ता जाएगा मींस वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो एंगल किसकी, किस ग्राफ की ज्यादा है, ओ ए की, करेक्ट वन। अगर ओ ए की ज्यादा है तो इट मींस व्हाट, उसका स्लोप भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, तो वो फास्टर बनेगी यहाँ पर। यानी कि ओ ए ग्राफ जो है वो फास्ट मूविंग पार्टिकल को शो कर रहा है। इसी तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, स्लो मूविंग पार्टिकल अब कौन सा बन जाएगा, ओ बी, करेक्ट वन। तो इसी तरीके के साथ आपने ग्राफ को पहचानना है और ग्राफ को इसी तरीके के साथ विजुअलाइज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द वेलोसिटी इन रीजन ओ ए बी एंड बी सी। आपने जो है वो ओ ए बी और बी सी के रीजन के दरमियान में वेलोसिटी को फाइंड करना है। देखें ओ से लेकर ए तक हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो पहले मैं रीजन ओ ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट ओ से लेकर ए तक कितना हुआ, 10। तो यहाँ पर 10, और टाइम कितना लगा 0 से 10, तो ये भी 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि फर्स्ट ओ ए की हमें 1 मीटर पर सेकंड मिल गई। अब देखें, सी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, डी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी दो ऑप्शन बचे ए या बी। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में ये है कि भाई जब वो ए से बी की तरफ जाएगा तब स्लोप क्या बनेगा। तो अब ये देखिए सीधी सी लाइन है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसकी स्लोप का 0, करेक्ट वन। तो ये हमारे पास 0 बन गया। अब फर्स्ट वन 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड वन 0, और लास्ट वन देख लें, ये बी से सी की तरफ गया है। बी पर इसका डिस्टेंस कितना था, 10। सी पर कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर 5 मीटर इसका डिस्टेंस हुआ, और टाइम कितना लगा, 15 से 20, यानी अगेन 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरीके के साथ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक है, जब सीधी सी लाइन मिले तो उसका स्लोप क्या बन जाएगा हमारे पास, स्लोप बन जाएगा उसका 0 के बराबर। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने क्या कहा था, कांस्टेंट। तो पहले भी 1 मीटर पर सेकंड था, तो बाद में भी कितना मिला, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरीके के साथ आपने ऑब्जेक्टिव्स को पहचानना है, और उसकी बुनियाद पर आपने इसको जो है वो फर्दर आके सॉल्व कर देना है। चलें, अब ये दो एमसीक्यूज की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं इस एमसीक्यूज में हम किस चीजों को रिप्रेजेंट करवाएंगे। बाय फाइंड द रीजन, फाइंड द वेलोसिटी इन रीजन ओ ए बी एंड बी सी। ओ ए में कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5, 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि ना सी होगा ना डी होगा। ए बी से क्या हो जाएगा, 0, है ना, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर आप बी से सी की तरफ जाएंगे तो 5 से 10 कितने का चेंज आया, 5 का। और 10 से 15 भी कितने का चेंज आया, 5 का।
तो अगर हम 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड। तो वी गॉट दैट आंसर। उसके बाद हमें वेलोसिटी ढूंढनी है ओ ए बी एंड ए सी के दरमियान में। तो चलिए हम देख लेते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलें। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमने ओ ए रीजन में वेलोसिटी ढूंढनी है भाई। ओ से लेकर ए तक तो ये 10 है, ये 5 है। तो 10 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि यहाँ तो सी ऑप्शन होगा, यहाँ तो डी। ए और बी है ही नहीं, तो इनको हटा दें आप। उसके बाद जब हम ए से बी की तरफ लौटते हैं तो ए से बी की तरफ लौटने में हमारे पास जो डिस्प्ले या तो जीरो है, इसका स्लोप ही जीरो बनेगा, तो यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन मिल गया आपको। लेकिन फिर भी लास्ट वन को देख लेते हैं। देखें बी से सी की तरफ आया है, यानी कि इसका डिस्टेंस कम हुआ। अगर इसका डिस्टेंस 10 से 0 हुआ है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 0 माइनस 10, क्योंकि फाइनल इसका 0 हो गया ना, नीचे की तरफ वापस लौट गया यहाँ पर। तो 0 माइनस 10 और टाइम कितना लगा 15 से 25, तो ये 10 लगा। तो इसका आंसर क्या आएगा -10 डिवाइडेड बाय 10 बिकम्स -1 मीटर पर सेकेंड। -1 का क्या मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसी तरीके के साथ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। देखिए आप एंगल की बुनियाद पर भी इसको पहचान सकते हैं। मैं थोड़ा सा एंगल का कॉन्सेप्ट भी आपको दे दूं, देखिएगा आप क्या होने वाला है यहाँ पर। जब एंगल जो है वो लेस देन 90 हो ना, तो स्लोप पॉजिटिव मिलने वाला है। ये एंगल देख लें, ये लेस देन 90 है ना। ये एंगल लेस देन 90 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। और अगर ये एंगल देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 90 है, इसका क्या मतलब है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। इफ द एंगल इज लेस देन 90 the answer is positive. If the angle is greater than 90 answer would be negative. If angle is 0 the answer is 0. If angle is 90 the slope is infinite. उसका स्लोप यहाँ पर इनफाइनाइट बन जाएगा। इसी तरीके के साथ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि ओ ए बी एंड ए सी के दरमियान में हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओ से लेकर ए तक चाहिए, तो 5 डिवाइड बाय 5 तो 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि ना बी ऑप्शन होने वाला है ना डी ऑप्शन होने, तो 1 और सी होगा। ए से बी तक क्या आ जाएगा 0, तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। लेकिन लास्ट वन में आंसर क्या आएगा, देखें डिस्प्लेसमेंट 5 से 0 हुआ है, तो -5। टाइम कितना लगा 10 से 15, तो वो 5 आएगा, तो -1 मीटर पर सेकंड, यानी ए ऑप्शन करेक्ट था इसका। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड द वेलोसिटी इन ए बी रीजन। भाई वो 10 से 0 की तरफ चला गया है। देखिए ये 10 था और यहाँ तक पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, तो इसको मैं कहूंगा 0 माइनस 10। देखें ये एंगल है ना, तो स्लोप नेगेटिव ही बनेगा। 0 माइनस 10, टाइम कितना लगा 0 से 5, तो इसको हम 5 कर देंगे। तो -10 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर क्या आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। फाइंड द रीजन ए बी। ए बी में हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये 20 से 0 तक हुआ है, तो ये बन जाएगा -20। टाइम कितना लगा 0 से 5 तक, तो ये 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 की टेबल अगर हम जो है वो 20 पर लगाएंगे तो कितनी मरतबा जाएगा, अच्छा ये 5 हो जाएगा, सॉरी। तो ये बन जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो -4 यानी ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरीके के साथ आपने जो है वो इसी चीज को रिसेंबल करना है और इसी चीजों को क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ थे जिनको हम डिस्कस कर लिए टॉपिक के साथ रिलेटेड। इंशाल्लाह जो है फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और एक थर्ड लेक्चर के साथ हमारे पास डिस्कस आके करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।